नमो नमः बच्चों। बच्चों हम तत्पुरुष समास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम ये देखिए यहाँ तक दिक् पूर्व पदाद संज्ञायाम यहाँ तक सूत्र कर चुके हैं। इससे आगे देखते हैं जो आज हमें आरंभ करना है बच्चों। इसमें था, देखिए यह सूत्र है तद्दितेषु अचाम आदे। इसका अर्थ क्या है बच्चों? सबसे पहले इस सूत्र का ही पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ है तद्दितेषु अचाम और आदे, इसमें 3 ही पद हैं बच्चों। ये है तद्दितेषु अचाम और आदि। तद्दितेषु का क्या अर्थ है बच्चों? तद्दित प्रत्यय, आदि आदि वाला, आरंभ वाला, अचाम से तात्पर्य अच है। और देखिए नीचे नीति नीति च तद्दितेषु अचाम आधे अचो वृद्धि सयात। तद्दित प्रत्यय होना चाहिए और वह भी कैसा? नीति और नीति। साथ में कह रहे हैं कि आधे अचाम, जो आदि जो वच्च होते हैं, अच जो है बच्चों, आदि जो स्वर है उसकी वृद्धि हो जाती है। णित या यित तद्दित प्रत्ययों के परे रहने पर अचों में भी कौन सा जो आदि अच है उसकी वृद्धि सयात, वृद्धि हो जाती है। उदाहरण बच्चों इसमें चल रहा था जो तदितार्थ का जो हम उदाहरण कर रहे थे। देखिए इससे पूर्व के सूत्र में जो है 3 तद्दितार्थ हो, उत्तर पद और समाहारिच। इन तीनों के उदाहरणों में सबसे पहला कर रहे थे तद्दितार्थ का। देखिए तद्दितार्थ में जो उदाहरण हम कर रहे थे वह था, देखिए यहां तक हमने किया था इसमें पूर्व, शाला और यह था पूर्व, शाला और साथ में य प्रत्यय, और उसका क्या बचा था बच्चों? अ। चुटू से इसकी संज्ञा हो गई थी और इसमें केवल शेष क्या बचा? अ। तो यहाँ ये सूत्र क्या कह रहा है? तद्दितेषु, अर्थात तद्दित प्रत्यय परे होने पर, वह भी कैसा? नीति और नीति। अब देखिए यह जो प्रत्यय कैसा है, देखिए नीति प्रत्यय है ये, साथ में तद्दित भी है। तो यह कंडीशन भी यहाँ पूरी हो रही कि क्या होना चाहिए? तद्दितेषु, वह भी कैसा? नीति या नीति में। तो इनमें से यहाँ पर ये प्रत्यय है, तद्दित का है और साथ ही नीत है बच्चों। यह सूत्र जो है बच्चों तद्दितेषु चामादे, यह सूत्र तद्दित प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके साथ एक किति च भी है जो कित के परे वृद्धि करता है। यह प्रत्यय तद्दित होने के कारण उसके परे जो है वृद्धि करने के लिए समास के बीच में इस सूत्र को दिया है बच्चों। यहाँ इस सूत्र से क्या होगा? जो आधे अचाम, जो शुरू का जो अच है उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसका ये अर्थ है बच्चों सूत्र का। अब देखिए यहाँ, और साथ ही इसमें क्या कह रहे हैं? यसेति च, यसेति च से बच्चों इसमें अब देखिए क्या परिवर्तन आता है। यसेति च आप जानते ही हैं क्या होता है? भय संज्ञक का अंतिम वर्ण जो है उसका लोप हो जाता है इस सूत्र से, यसेति च से। देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ से आप इसे समझिए, यहाँ तक हम कर चुके हैं, पीछे के जो सूत्र हमने किए थे। अब उस उदाहरण को हमने यहाँ लिख लिया। इस सूत्र से क्या कार्य होगा? यहाँ पर आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। आदि अच अर्थात जो शुरू का जो अच है, शुरू का अच यहाँ पे क्या है बच्चों? उ। प में क्या जुड़ा हुआ है? उ। तो ये सबसे आरंभ का अच है, शुरू का अच है, इसकी वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कब होगी? जब नीति या नीति में से अर्थात तद्धित प्रत्यय णित हो, या णित हो क्या? परे होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तद्धित प्रत्यय भी परे है, तो इस आदि अच की, इस आरंभ के वच की वृद्धि हो जाएगी। साथ ही कह रहे हैं यसेति च, यसेति च सूत्र है बच्चों, इसका क्या अर्थ होता है? भ संज्ञक के अंतिम वर्ण ई, अ या आ, ई हिर्स हो चाहे दीर्घ हो, ए या आ हो, उनका लोप हो जाता है। देखिए इसे और भी मैं स्पष्ट रूप से आपको बताती हूँ। सबसे पहले यसेति च सूत्र क्या काम करता है, देखिए यह जो दिया हुआ है यसेति च, इस सूत्र से भ संज्ञक के अंतिम वर्ण का लोप होगा। अब यहाँ भ संज्ञक क्या है? यह सूत्र क्या काम करते हैं? यसेति च का क्या अर्थ है बच्चों? इसमें देखिए ई जमा अस्य, क्या बन जाएगा? ये यस्य। इसका क्या अर्थ है? ई
ई चाहे ये हिर्स हो चाहे ये दीर्घ हो। अस्य से क्या तात्पर्य? ए या आ। किसी भी भ संज्ञक का अंतिम वर्ण ई या ई, अ और आ में से हो तो उसका लोप हो जाता है। अब इसमें यह कैसे पता चले कि भ संज्ञक कौन है, भ संज्ञा किसकी हुई है? तो बच्चों उसके लिए यचिभम आपको पहले उसमें यचिभम आपको पहले जानना होगा, तभी आप कैसे तीजा को समझ पाएंगे। देखिए यचिभम का क्या है? यचिभम ये सूत्र है बच्चों, इसमें प्रत्यय का पहला वर्ण यह हो या अच हो। यह साथ में क्या? अच। प्रत्यय का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? या तो यह हो या फिर वो कोई अच हो। तो उससे क्या होगा बच्चों? उसमें यदि अच है या अ है तो उसकी भ संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रत्यय है कैसा है? अ है, इसमें अच है, अ है, इसमें यह होना चाहिए, ये कह रही यह होना चाहिए, अच होना चाहिए। तो यहाँ अ जो है ये क्या है? प्रत्यय है। तो इससे परे देखिए यह क्या है? उसकी भय संज्ञा हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर भ संज्ञा कौन है? ये भय संज्ञक है। और जैसे क्या होगा? जिसकी भी भ संज्ञा होती है, अब इसकी भ संज्ञा हुई है तो जिसकी भ संज्ञा होती है उसके अंत में ई, अ या आ हो तो उसका लोप हो जाता है अंत में। अब ये देखिए यहाँ पूर्व से शाला तक ये है भ संज्ञक है। अंतिम पद इसका क्या है बच्चों? देखिए शाला में आ है, यहाँ पर भी देखिए क्या है? आ है। तब इसका लोप हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या है? आ चला जाएगा, उसका लुप्त हो जाएगा बच्चों। वह किस सूत्र से? ये से तीजा से। तो इसमें से क्या बचेगा? शाला में से आ का यदि लुप्त हो जाता है, आ को हम इसमें लोप करें तो बच्चों इसमें बचेगा शाल। पद यह बचेगा इसमें शाल, इसमें से आ निकल गया। साथ में क्या है बच्चों? ये इसका अ बचा हुआ है, ये बता चुकी हूँ मैं। छोटू से इसकी संज्ञा होकर के केवल क्या बचता है? अ। और यहाँ शाला से क्या हो गया? शाल। और ये पूर्व बच्चों अब ऐसे ही देखिए पूर्व। इस सूत्र से क्या था इसमें? ये देखिए ये तद्धितेश्व चमादे से यह सूत्र एक कार्य और भी कर रहा है। देखिए आदि अच की वृद्धि करेगा। यसेति जैसे तो अंतिम जो वर्ण है बच्चों उसका लोप हो गया, जो भय संज्ञा वाला है। और इस सूत्र से क्या होगा? आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ देखिए इसमें पूर्वशाला इस पद में आदि अच कौन सा है? यहाँ सबसे पहला जो अच है, सबसे पहला स्वर कौन सा है बच्चों इसमें? यह ऊ। देखिए यह है, यह पहला है। कैसे? देखिए प में से आपने क्या निकाला बाहर? ऊ। उसके बाद में आएंगे और ये देखिए सबसे पहले ही आ गया ऊ, आ गया। ये स्वर है, आदि स्वर है, सबसे पहला स्वर है, इसकी वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि कैसे होती है? व्याकरण में वृद्धि किसे कहते हैं ये आप जानते हैं? आ, आई और औ, इसे वृद्धि कहा जाता है बच्चों। वृद्धि करने का क्या अर्थ है व्याकरण में? संस्कृत व्याकरण में क्या कहते हैं? देखिए आ, आई और औ, इन तीनों को क्या कहा जाता है? वृद्धि। सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच। तो स्पष्ट लिख देते हैं बच्चों से। देखिए ये सूत्र है आ, आई और औ, इन्हें क्या कहा जाता है? वृद्धि। अब यहाँ पर आदि अच है ऊ, अब इसकी वृद्धि करनी है। अब वृद्धि में आप क्या करेंगे? इस ऊ के स्थान पर आप आ करेंगे या ए करेंगे या औ करेंगे बच्चों। इस ऊ के स्थान पर इन तीनों में से कौन सा आएगा? इसके लिए देखिए ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है ये आप जानते हैं। ये जो ऊ है बच्चों इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। तब आप इसमें देखिए कि इनमें से कौन सा इसके साथ जो है मिल रहा है बच्चों। देखिए यह ओष्ठ है, तो यहाँ ओष्ठ कहाँ? कंठ में भी नहीं है, कंठ तालु में भी नहीं है, कंठ ओष्ठ यहाँ आ रहा है। देखिए ये ओष्ठ जो है ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ ओष्ठ है तो सही, चाहे वो कंठ ओष्ठ हो, इन दोनों में तो बिल्कुल भी यह नहीं मिल रहा बच्चों। ये दोनों तो बिल्कुल ही क्या है? अलग है, भिन्न है इससे, ओष्ठ से।
यहाँ ये ओष्ठ देखिए ये मिल रहा है, तो कंठ ओष्ठ किसका है? औ का। तो ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों? औ। तो यहाँ देखिए अब इसमें करते हैं ये, इसमें से प अलग कर लेते हैं, ऊ, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। प में इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? पौ। तो ये क्या शब्द बन जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पूर्व से क्या बन जाएगा? ये पौर्व। ये क्या बन जाएगा बच्चों? देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये बन जाएगा फिर पौर्व, यह पद बन जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या कर दिया? वृद्धि करके औ। अब वृद्धि किस सूत्र से हुई है बच्चों इसमें? देखिए इसी से हुई है, वृद्धि किस सूत्र से हुई है? तद्धितेश्व चामादे, इस सूत्र से वृद्धि हुई है। ये देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ जो वृद्धि करने वाला सूत्र है, ये यही कर देते हैं इसमें, तद्धितेश्व चामादे। इस सूत्र से यहाँ क्या है? वृद्धि हो गई आदि अच को। इस सूत्र ने क्या कार्य किया बच्चों? इसमें जो आरंभ का जो अच था उसकी वृद्धि कर दी, वृद्धि करके ये क्या बन गया? पौर्व। और यहाँ यसेति च, इसका क्या कार्य हुआ? यहाँ यसेति च से जो भय संज्ञक था उसके अंतिम वर्ण का लोप कर दिया, किसने? यसेति च ने। और ये चीज हम बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि भय संज्ञक जो है वह किसकी होती है? भय संज्ञक किनकी होती है? या तो यह हो या अच अर्थात स्वर हो, तो उससे पूर्व में जो पद है उसकी भय संज्ञा हो जाती है। समझाने के लिए सूत्र यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखिए यह क्या बन गया इसमें? पौर्व। अब इसके साथ और क्या पद था बच्चों? शाला। शाला से क्या हो गया था हमारा? ये देखिए ये आ जाएगा शाल, और साथ में क्या था? अ। अभी तीन हमारे इसमें पद चल रहे हैं। ये है बच्चों देखिए यहाँ पौर्व, और क्या है? शाल, और साथ में है बच्चों अ। अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो यह पद क्या बन जाएगा? शाल। और इससे पूर्व में अब इसे भी जोड़कर लिख देते हैं तो यह पद क्या बन गया बच्चों? पौर्वशाला। पौर्वशाला बन गया। अब देखिए ऊपर क्या सिद्ध किया हुआ है यहाँ, ये देखिए पौर्वशाला। अब ये जो विसर्ग लगे हैं इसमें, ये क्या है बच्चों? इसमें अब इसे क्या कर दिया? सु और जैसे इत्यादि इसमें सु प्रत्यय जो लगाए गए हैं बच्चों, सु को फिर स से ऋत्व आदेश, ऋत्व का क्या? र से फिर विसर्ग, खर बसाने विसर्जन से, ये आप जानते हैं, पहले भी इसमें हम कर चुके हैं बच्चों। अब यह प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक में सु विभक्ति आई और उसको ऋत्व विसर्ग होकर के फिर क्या बन गया पद? पौर्वशाल है। इससे पौर्वशाल है, यह बन गया। ये आप जानते हैं बच्चों, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। सु को हमने स से फिर क्या हुआ? रू आदेश, रू से फिर हुआ र, और र के बाद में क्या बन गया? विसर्ग। इस तरह से जो है खर बसाने विसर्जन से विसर्ग होकर के ये रूप बन जाएगा। सु इत्यादि विभक्ति हमने इसमें लगाई बच्चों, उसके बाद में इसको ऋतु और फिर विसर्ग हुआ तो पौर्वशाला यह पद बन गया। यह जो उदाहरण था बच्चों किसका था? तद्धितार्थ का। तद्धितार्थ का उदाहरण था यह जो इसमें सिद्ध किया है। अब देखिए इसके बाद क्या है इसमें आगे, यहाँ देखिए पंच गाओ धनम यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहो। अब कह रहे हैं पंच, गाओ और धनम। देखिए इसमें क्या है? तीन पद है, पंच भी है, गाओ भी है, धनम भी है, और एक त्रिपद, ये तीन पद वाला हो गया। अब देखिए तीन पद है, ऐसे तीन पद वाले बहुव्रीहि, बहुव्रीहि से इसका क्या अर्थ है बच्चों? ये तीन पद होंगे तो क्या कहलाएगा? समास बहुव्रीहि। इससे क्या बनेगा? पंच गव धना, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। यदि पंच गव ही रहेगा तो वो द्विगु समास हो जाएगा। इतना अंतर है। अब यहाँ ये जो धनम लगा है ये कौन सा? अब यहाँ दूसरा उदाहरण आके बच्चों ने, तद्धितार्थ का तो ये उदाहरण हमने कर लिया। ये किसका उदाहरण था? ये जो अभी क्या पौर्वशाला है ये था तद्धितार्थ का। इसके बाद क्या था? उत्तर पद और समाहार, तीन के हमने करने थे। तो यह जो उदाहरण आया है बच्चों ये किसका है? उत्तर पद का। ये उत्तर पद का उदाहरण है। उत्तर पद यहाँ पर कौन सा है बच्चों? धनम। अब इसमें देखते हैं, अब इसे और आप बच्चों आपको स्पष्ट करके मैं नीचे लिख देती हूँ। ये देखिए यही, इसका अर्थ क्या है? पंच गव धना, यह इसमें बच्चों पद बनेगा, पंच गव और धना।
ये है। अभी हमने जो इसमें उदाहरण सिद्ध किया था बच्चों, किसका था ये आप जानते हैं। जो ये इसमें पौर्वशाला जो बने किसका है, ये कर्मधारय का उदाहरण है। कर्मधारय किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष के, ये आप जानते हैं। अब यहाँ ये तद्धितार्थ के बाद हम करेंगे उत्तर पद का जो उदाहरण है। उत्तर पद में आप देखिए, अब इसमें उत्तर पद यहाँ पर क्या है बच्चों, इसमें धनम। यदि यहाँ धनम नहीं होता तो ये उत्तर पद नहीं होता, फिर यहाँ समास नहीं हो पाता। अब देखिए मैं इसको आपको यही स्पष्ट करके दिखा देती हूँ। इसका विग्रह क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है बच्चों, कौन सा विग्रह है, यहाँ पंच गांव धनम यसेति, अर्थात यस्य स, 5 गायें जिसका धन है ऐसा व्यक्ति, 5 गायें जिसका धन है ऐसा व्यक्ति। अब यहाँ देखिए इसमें त्रिपदीय बहुब्रीहि समास है। अब यहाँ इसका मैं कौन सा विग्रह कर बच्चे, व्याकरण की प्रक्रिया में यहाँ अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह इसका क्या होगा, पंचन, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पंचन के साथ में जस, गो, जस, और साथ में बच्चों धन, सु। अब यहाँ देखिए पंचन जस, अब ये क्या है, संख्यावाचक। इससे पहले हम कर चुके हैं, तो दिशावाचक होना चाहिए या संख्यावाचक होना चाहिए, यह इसमें कंडीशन थी। दिशावाचक हो या संख्यावाचक हो। जैसे देखिए पौर्वशाला में पूर्व क्या था, दिशावाचक था। अब यहाँ इसमें देखिए पंचन, या पंचन के संख्यावाचक का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ। तो संख्यावाचक में ये क्या, पंचन जस, इस सुबंत का, इस संख्यावाचक सुबंत का गोजस, यहाँ पर क्या है, गोजस, इसके साथ, गोजस के साथ ही बच्चों यहाँ इसके साथ, और साथ में क्या है बच्चों, धनसु। धनसु क्या है यहाँ, उत्तर पद। ये धन जो है ये क्या है, उत्तर पद है। देखिए यहाँ धनम, इसमें विभक्ति साथ लगा दी तो धनम हो गया, और यहाँ इस अलौकिक विग्रह में अलग कर दी तो धनसु। यह जो पद है यह उत्तर पद है। यहाँ पर इसमें उदाहरण भी उत्तर पद का है, तो यह तो बच्चों इसमें आएगा, धन तो पद यह आएगा ही। अब इसमें देखिए इस पंचन, इस संख्यावाची पद का समान अधिकरण वाले गो पद के साथ में समास हो रहा है, उत्तर पद के परे रहते। अब देखिए दोनों में विभक्ति एक जैसी है, दोनों में विभक्ति एक जैसे, इसलिए कि समान अधिकरण है। क्योंकि क्या चल रहा है, कर्मधारय बच्चों हम इसमें कर रहे हैं, तत्पुरुष का ही भेद है। देखिए समान अधिकरण वाले हैं दोनों ही पद यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या है, यह यहाँ लिख तो दिया बच्चों सारा, इसका समास होगा, ठीक है, त्रिपद वाले का। इसमें अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र द्वारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कृत तदित समासश्च, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपो धातु प्रातिपदिक से, फिर इनका जस, जस और सु का लोप हो जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ इसमें उत्तर पद धन यह परे है, तो समास किससे होगा, तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से होगा बच्चों इसका समास। अब यह समास होने पर तत्पुरुष समास होकर के जो प्रथमा निर्दिष्ट जो पंचन है इसका पूर्व निपात हो जाता है। क्यों, क्योंकि तत्पुरुष कैसा है, वैकल्पिक है। या मांतर तत्पुरुष जो है वैकल्पिक है, और यहाँ महाविभाषा के अधिकार में यह पढ़ा गया है। तो इसके वैकल्पिक होने से क्या होगा, समास कि इसमें समास का भाव हो जाएगा, यहाँ टच प्रत्यय नहीं हो सकेगा, इसीलिए इसको क्या किया गया, यहाँ नित्य किया गया। अब नित्य किससे किया गया बच्चों, उसके लिए देखिए यहाँ वार्तिक दिया है, द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम। अब इसका रूप सिद्ध करेंगे तो ये रूप कैसे सिद्ध होगा, यहाँ पंचगव धनम बनेगा कैसे, पंचगव धन यह बनेगा बच्चों। समस्त पद क्या है यहाँ पर, ये पंच गव और उसके बाद क्या, धना, यह पद है। जैसे ये पौर्वशाला था, सिद्ध किया हमने, समस्त पद अंत में बना, यहाँ क्या बनेगा बच्चों, पंचगव धना। अब यह पद है, अब ये 3 पद है इसमें, ये बहुब्रीहि हो गया, 3 है। अब इसमें तत्पुरुष समास के अंदर इसमें टच प्रत्यय नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये वैकल्पिक है। तो टच प्रत्यय का विधान कैसे किया जाए, उसके लिए बच्चों यह है वार्तिक है, कि द्वंद में और तत्पुरुष में उत्तर पद होने पर, उत्तर पद परे रहते द्वंद हो या तत्पुरुष, उसे नित्य समास वचनम, उसे नित्य ही मानना चाहिए। अब जब ये नित्य माना जाएगा तभी इसमें आगे कोई प्रत्यय लग पाएगा बच्चों। यदि इसका विधान न किया जाता, यदि यह वार्तिक न होता, तो क्या होता, इसका रूप क्या बन जाता फिर बच्चों, पंचगव धन की अपेक्षा क्या बनता, पंचगोधन। ऐसा अनिष्ट रूप इस यहाँ प्रसक्त होता बच्चों। इस दोष की निवृत्ति के लिए
तो क्या किया गया है, ये जो वार्तिक है इससे प्रतिपादन किया किसके, समास की नित्यता का। क्योंकि वैकल्पिक में टच प्रत्यय का विधान नहीं हो सकता, उसे नित्य करना होगा। नित्य किससे किया, इस वार्तिक से। इसे नित्य होने पर बच्चों इसमें प्रत्यय लग जाएंगे, इसलिए इसे सबसे पहले नित्य करना आवश्यक है। इस सूत्र में बस इतना ही बच्चों, यहाँ ये पौर्वशाला सिद्ध हो गया। इसके बाद ये देखिए, अब ये जो है ये सिद्ध कैसे होगा, इसके साथ आगे के सूत्र और जुड़े हुए हैं बच्चों। अब अगले सूत्र में देखते हैं। यह वार्तिक आपने इसमें ध्यान में रखना है कि वार्तिक जो है द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों समासों का नाम लिया बच्चों, द्वंद्व का भी तत्पुरुष का भी, उसमें उत्तर पद पर रहते समास को क्या है, नित्य मान लिया जाएगा यहाँ। अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इसमें अगला जो सूत्र आ रहा है, ये देखिए, ये क्या, गोर तद्दित लुक, यहाँ देखिए ये है, ये गो पद क्या बच्चों, गो अतद्दित है बच्चों इसमें। मैं इसको पहले परिच्छेद करके लिख देती हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ ये रूप भी सिद्ध कर रखा है बच्चों, ये सूत्र भी इसमें लगेगा। ये क्या है, गो साथ में अतद्दित और उसके बाद में बच्चों इसमें लुकी। ये सूत्र क्या कह रहा है, गो अर्थात गो शब्द जिसके अंत में है ऐसे तत्पुरुष समास से परे, ऐसे तत्पुरुष समास से परे जिसके अंत में गो शब्द है और वहां पर क्या तद्दित का लुक ना हुआ हो, इसलिए लिखा अतद्दित लुकी। जहां पर तद्दित का लोप ना हुआ, लुक से क्या तात्पर्य, लोप ना हुआ हो उसका, तो ऐसे तत्पुरुष समास से परे क्या हो जाएगा, समास के अंत में टच सयात टच प्रत्यय आ जाएगा। देखिए, गो अंतात, गो अंत वाला तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, उसमें क्या टच सयात टच प्रत्यय परे, टच प्रत्यय होगा। समासांतो समास के अंत में, समास के अंत में क्या लग जाएगा, टच प्रत्यय। न तू तद्धित लोकी, अर्थात तद्धित का लोप नहीं हो, यही बात देखिए यहाँ कही अतद्धित लोकी, तद्धित का लुक ना हुआ हो, वहां पर ये लगेगा बच्चों टच प्रत्यय इस सूत्र से। अब देखिए इसमें पीछे कहां तक हमने किया था, ये देखिए इसमें यह है बच्चों पद आपका, ये देखिए यह था पंचन जस गो जस और धंसु। अब इसको करते हैं, देखिए उदाहरण क्या बच्चों, देखिए पंचगव धनय का, देखिए अब लिखते हैं पंचन जस और साथ में गो जस और साथ में उत्तर पद क्या है बच्चों, इसमें धन और सु, यह किया था हमने। अब इसमें बच्चों यह, इसमें क्या होगा, पंचन जस गो जस और धन सु में, अब यहाँ किसका लोप हो जाएगा, इसमें समास इसमें किससे हुआ, तद्धितार्थ से। कौन सा सूत्र है जिससे समास हुआ बच्चों, तद्धितार्थ से, तो मैं यही लिख देती हूँ। ये देखिए इधर लिख देते हैं, समास हो रहा है तद्धिता अर्थे, इस सूत्र से होगा बच्चों इसमें, ठीक है, तद्धिता अर्थो उत्तर पद समाहारे, ये आप पीछे कर चुके हैं सूत्र को, संक्षेप में लिख रही हूँ इसे। उत्तर पद समाहारे इस सूत्र से हो जाएगा, इस सूत्र से इसमें समास हो गया। समास होने के बाद आप जानते हैं क्या होगा, इन सब का लोप किससे करेंगे, सुपो धातु प्रातिपदिकों से, जस, ये जस और ये सु, इन तीनों का लोप हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, पंचन गो और धन। किनसे लोप कर दिया इनका, सुपो धातु प्रातिपदिकों से, इस सूत्र से लोप हो गया। अब यहाँ रह गया बच्चों पंचन गो और धन, इसमें भी अब किसका विधान हो जाएगा, यहाँ टच प्रत्यय का। कैसे होगा, क्यों होगा बच्चों यहाँ टच प्रत्यय का विधान, देखिए गो अंत में होना चाहिए तो यहाँ गो है, ठीक है। ऐसा समास जिसमें क्या है, तत्पुरुष समास ऐसा जिसमें गो ये शब्द आना चाहिए, तो यहाँ गो आ गया अंत में, पंचम और गो। अब इसमें गो आ गया, इससे परे कोई तदित प्रत्यय जो है उसका लुक नहीं हुआ, नहीं हुआ यहाँ, तो तदित प्रत्यय कहाँ है, यहाँ लोप तो है, तदित प्रत्यय इसमें लगा नहीं। यहाँ क्या धन है बच्चों यहाँ तो, और ये धन क्या है, ये कौन सा है, उत्तर पद वाला है, तदित प्रत्यय तो है ही नहीं है, तो यहाँ लुक नहीं हुआ। ये कंडीशन भी इसमें पूरी हो गई है, गो भी इसमें दिया हुआ है, तो समास के अंत में क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय। भी समास कहाँ तक, पंचन गो, ये देखिए यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय का विधान हो जाएगा यहाँ। तो ये पद क्या बन जाएगा, पंचन गो और धन, ये था, तो क्या आ जाएगा इसमें टच प्रत्यय, कहाँ आएगा बच्चों इसमें, देखिए पंचन गो, गो जो है
इसके बाद है गोअंतात, गो अंत वाला तत्पुरुष समास, तो गो के बाद में यहाँ पर क्या जगह टच प्रत्यय, और टच के बाद में क्या था, इसमें धन जो पद दिया हुआ था ये ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो टच प्रत्यय बच्चों किस सूत्र से आया है, इसमें ये लगेगा बच्चों, इसमें गौर तदित अलोकी है, यहाँ लगा देते हैं। यहाँ देखिए यही लिख देती हूँ मैं, गौ अतद्धित लोके, इस सूत्र से हो गया बच्चों टच प्रत्यय का विधान। अब आप जानते हैं जो टच प्रत्यय इसमें से क्या बचेगा, टच में से जो इसमें बच्चों च है इसकी क्या हो जाएगी, हलयंतम से इत संज्ञा, हलयंतम सूत्र है बच्चों, इस सूत्र से क्या होगी, अंतिम हलंत वाले की संज्ञा हो जाती है, तो इससे क्या हो गई इसकी इत संज्ञा, और क्या हो जाएगा, तस्य लोपे से लोप हो जाएगा उसका। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या बचा यहाँ पर, ट, ये जो ट है इसकी किससे हो जाएगी बच्चों, चूटू से, चूटू से ट की संज्ञा और तस्य लोपे से लोप। अब इसमें शेष क्या बचा, आप देखिए इसमें तस्य लोपे से लोप हो गया, इसमें केवल शेष क्या बचा बच्चों, इसमें अ, जो ट में अ था वही शेष बचा है, क्योंकि देखिए इस च का तो हल्यंतम है बच्चों, तो इसमें तो स्वर है ही नहीं, इस च का लोप हो गया, हल्यंतम से संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप। अब ट में क्या था अ, अब ट की भी संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया, इसमें केवल क्या बचा अ, तो अब इसमें क्या बचा देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसमें पंचन, अब है गो, ए और क्या है धन। अब देखिए यहां तक हम पहुंच गए गो अ और धन तक। अब इसमें भी देखिए पंचन में जो नय आया हुआ है इसका, ये जो नय है बच्चों इसका लोप हो जाएगा, किस सूत्र से होगा, न लोप है प्रातिपदिकांत से, ये आप जानते हैं, इससे पहले भी ये सूत्र कर चुके हैं। यहाँ क्या शेष रह जाएगा बच्चों, पंच। अब देखिए पंच, गो, अ और धन, यह बन गया। अब इसमें देखिए सूत्र बच्चों इसके बाद एचो अय वायव, यह सूत्र लगेगा इसमें। इस सूत्र से क्या होगा, एचो अय वायव से ओ को क्या हो जाएगा बच्चों, अवादेश, ओ कौन सा, जो इस गो के अंदर है उसको। अब गो और अतिरिक्त लोग के सिंह टच प्रत्यय का विधान हुआ, इसके बाद में सूत्र आ गया एचो अय वायव। इस सूत्र से क्या होगा आप जानते हैं, एचो अय वायव में क्या होता है बच्चों, एच है ये, तो इसमें ए ओ आई औ, ए को क्या हो जाता है, यही इसमें एच है, ए को क्या आदेश हो जाता है बच्चों अय, ओ को क्या हो जाता है अब, और आई को क्या हो जाता है आए, और औ को क्या हो जाता है बच्चों आव। इसको यहाँ पहले हम और स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं, देखिए ताकि आपको इसमें दिखाई दे जाए ओ कहाँ है, देखिए पंच और गो में से ग, और उसके बाद ओ अलग कर लिया हमने, फिर अ है और फिर क्या धन, इस ओ को क्या आदेश हो गया यहाँ अब। तो अब इस ग में इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा गव, देखिए ग के साथ इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बन गया गव। अब यह पद क्या हो गया, पंच गव, और गव में भी अब जो है वह कैसा है बच्चों, आप जानते, देखिए यहाँ देखिए ये हलंत है, गव में यह ए आता है, गव हो जाएगा। उसके बाद अ और धन, अब ये ए इसमें अपने आप जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा गव, यह पद क्या बन गया, पंच गव और धन। देखिए यहाँ से पंच गव और धन, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पंच गव धन। अब देखिए बच्चे यहाँ ओ को अव करने के लिए सूत्र जो लगा है एचो अय वायव, यह सूत्र था बच्चों। इसके स्थान पर दूसरा सूत्र भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, वह सूत्र कौन सा है, अवंग स्फुटनायस्य, यही लिख देती हूँ मैं दूसरा सूत्र, यहाँ यही है इस पे सीधा, वह सूत्र बच्चों ये अवंग स्फुटायनस्य, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है बच्चों, ओ को क्या करेगा, अवंग आदेश कर देता है, ओ को अवंग आदेश कर देगा। अवंग होने के बाद उसमें ग की क्या हल्यंतम से संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों उसमें अब, बचेगा देखिए बच्चों इसमें अब ही बचेगा, इस सूत्र से भी इसमें अब आ रहा है
और इस सूत्र से भी आप कर सकते हैं, तो इसमें अव आ जाए। दोनों में से किसी भी सूत्र से आप कर सकते हैं। यह जो सूत्र है यह स्पोटाइन ऋषि के मत में है, तो इससे भी आप इसमें कर सकते हैं, और अन्य किसी और ऋषि के मत में करें तो एच आय वाय वैसे भी कर सकते हैं। दोनों से होगा ही क्या, अब ये स्पोटाइन ऋषि के मत में है। ये ऋषि का नाम है स्पोटाइन, यहाँ तक होगा वही बच्चों, बनेगा क्या इसमें, अब ही आदेश होगा। तो यह क्या बन गया बच्चों, अब इसका एक साथ देखिए आप रूप लिखते हैं, तो यह हो गया पंच गव और धन, यह पद बन गया पंच गव धन। इसमें क्या है, कौन सा समास यदि पूछा जाए तो बहुब्रीहि, और यदि इसमें पंचगव ही केवल रह जाता है तो उसमें कौन सा समास है, द्विगु। इसका आपने ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जो रूप हमने सिद्ध करना था बच्चों, इसमें क्या था, देखिए यहाँ इसमें अब क्या है, विसर्ग लगी हुई है, तो यह तो आप इसमें अब कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें सु प्रत्यय लगाएंगे आप, जैसे हमने इससे पहले किया था, और सु को फिर क्या करेंगे आप, रुत्वादेश। सु को क्या करेंगे, सु में से स बच जाएगा, उ के उपदेश जनुनासिक संज्ञा तत्सलोप से लोप हो जाएगा। जो स बचेगा उसको रुत आदेश, रुत को फिर रेफ, और रेफ को फिर विसर्ग आदेश होकर के क्या बन जाएगा, इसमें पंचगव धन। इसमें जब आप सु इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे बच्चों, तो सु से स से रू, और रू से क्या हो जाएगा र, और र से बच्चों फिर क्या हो जाता है, विसर्ग। तो यह क्या पद बन जाएगा, पंच गव धन। यह पद हमने इसमें बनाना था बच्चों, ये हमने इसमें बना दिया, यह पद बनेगा इसमें पंचगव धन। अब बच्चों इसमें देखते हैं इससे, यहाँ ये हमारा रूप इसमें सिद्ध हो गया है। इसके बाद क्या है, यहाँ इस उत्तर में बच्चों देखिए यही उदाहरण दिया था, संख्यावाचक का ही, साथ में क्या है, ये उत्तर पद परे रहते का, ये उदाहरण हमने इसमें सिद्ध कर दिया। अब जो तीसरा जो बच्चों एक उदाहरण इसमें और है, कौन सा, तदितार्थ उत्तर पद समाहारे चाहिए, यह सूत्र था, तो उसमें तदितार्थ का हमने कर लिया, उत्तर पद का कर लिया, अब कौन सा रह गया है, इसमें समाहार का। अब देखिए समाहार का जो उदाहरण है वो अब आगे करेंगे, उससे पहले जो है यहाँ देखिए सामान्य से नियम बताए हैं, उनको पहले जान लेते हैं कि तत्पुरुष है, समाना अधिकरण है, कर्मधारय, यह सूत्र क्या कहता है, देखिए तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का अर्थ क्या होगा, तत्पुरुष समास जो चल रहा है, समान अधिकरण अर्थात समान विभक्ति वाला तत्पुरुष, कैसा, जो समान विभक्ति वाला हो, समान अधिकरण वाला हो, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, कर्मधारय। इस सूत्र का केवल इतना ही अर्थ है कि समान अधिकरण वाला, समान अधिकरण से क्या तात्पर्य, समान विभक्तियों वाला जो तत्पुरुष होगा वह समास क्या कहलाएगा, कर्मधारय। ये आप जानते हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं। अधिकरण से क्या तात्पर्य बच्चों, यहाँ विभक्ति। अब देखिए ये समास कौन सी संज्ञा वाला होगा, कर्मधारय संज्ञा वाला। ये किसका, किस समास के अंदर आ रहा है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहा है, इसे तत्पुरुष का ही भेद किया, कर्मधारय। तो यहाँ समान अधिकरण से क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ समान विभक्ति, इसमें क्या है, विभक्तियां एक जैसे हो उसको कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे देखिए नीलो पलम, यह है नीलोत्पलम, यह समास है। इसमें अब देखिए इसका विग्रह आप, उसमें आपको विभक्तियां इसमें दिखाई देंगी। अलौकिक जो विग्रह है बच्चों में क्या होगा, नील सु, और साथ में क्या, उत्पल सु। देखिए अलौकिक इसका हमने विग्रह कर लिया है, तो इसमें देखिए क्या, नील सु उत्पल सु, दोनों में विभक्तियां एक जैसी हैं। ये कौन सा विग्रह है बच्चों, इसका अलौकिक, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको विभक्ति इसमें दिखाई दे रही है। लौकिक में आप देख लीजिए, नीलम, नीलम के बाद में देखिए क्या, उत्पलम। अब इन दोनों में देखिए इनमें भी समान विभक्तियां हैं, तो समान विभक्ति वाला जो तत्पुरुष समास होता है उसे क्या कहा, क्या कहते हैं बच्चों से, कर्मधारय। वह समास कर्मधारय कहलाता है। कर्मधारय के साथ तत्पुरुष भी बना रहता है, इसलिए कर्मधारय को तत्पुरुष का एक भेद माना जाता है बच्चों। यही प्रथमा विभक्ति इसमें है, प्रथमा इसमें है, देखिए दोनों में एक जैसी विभक्ति है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, इससे आगे का जो सूत्र आ रहा है, ये देखिए अत्यंत ही ये सरल है। ये क्या, सामान्य सी परिभाषा है बच्चों इन सूत्रों में, सामान्य सी परिभाषा दी है, द्वंद्व की, द्विगु की, उनके नियम से हमें पहले ही परिचित करा दिया है। देखिए यहाँ क्या, संख्या पूर्वो द्विगु,
संख्या पूर्व में हो तो वह समास क्या कहलाएगा? द्विगु। यदि संख्या पूर्व में हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? द्विगु। ये आप जानते ही हैं, कर्मधारय का ही, कर्मधारय जो समास है उसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अब यहाँ देखिए इसकी वृत्ति में जो लिखा है तदितार्थे, तदितार्थे इति अत्र उक्त त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञः स्यात्। अब यहाँ इसका क्या तात्पर्य है बच्चों? तदितार्थ जो लिखा है त्रिविध है, त्रिविध का क्या अर्थ है? तीन प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? एक तदितार्थ, इसलिए लिखा है तदितार्थे इति, अर्थात एक तो तदितार्थ है, दूसरा उत्तर पद, तीसरा क्या है? समाहार। इन तीनों को उदाहरण हम देख रहे हैं जिसमें से हम दो कर चुके हैं और अब समाहार का उदाहरण आगे आएगा बच्चों इसमें। अब देखिए इन तीनों, या तदितार्थ इति से क्या तात्पर्य? ये तीनों, त्रिविध लिखा है, देखिए त्रिविध, जिसमें तीनों। अब कह रहे इन तीनों में, यहाँ कह रहे इस, ये जो बच्चों सूत्र है इस सूत्र से क्या है? त्रिविध समास कहा गया है यदि उसका पूर्व पद संख्यावाचक हो। इन तीनों में से तद्धितार्थ हो, उत्तर पद हो या समाहार हो, इन तीनों में से पहला पद यदि संख्यावाचक है तो वो समास क्या कहलाएगा? द्विगु संज्ञा वाला होगा। इसमें ये कह रहे हैं वह समास कौन सी संज्ञा करने वाला होगा बच्चों? द्विगु, उससे द्विगु संज्ञा होगी। अब इसके बाद आगे देखिए, बहुत ही सरल सूत्र है बच्चों। अभी देखिए इसमें है द्विगु एक वचनम। अब यहाँ क्या है कि द्विगु जो है वो किसमें होगा? एक वचन में, लेकिन द्विगु कौन सा? समाहार अर्थ वाला। इससे पूर्व में देखिए बात, ये पूर्व के सूत्र से इसमें अनुवृत्ति आ गई है। यहाँ द्विगु समास का कौन सा यहाँ अर्थ जो है लेना है हमने? समाहार वाला द्विगु समास। ये कह रहे द्विग अर्थ समाहार एकवत स्यात्, लिखा हुआ है द्विगु समास का अर्थ क्या लेना है? समाहार, एकत्व का जो प्रतिपादक है एक। इसका क्या? द्विगु और एक वचन। कौन सा द्विगु एक वचन में होगा? समाहार अर्थ वाला, समाहार वाला। केवल समाहार वाला जो द्विगु होगा वह किसमें होगा? एक वचन में। इसके बाद देखो बच्चों आगे क्या करेंगे? समाहार अर्थ का हो गया, एक अर्थ का प्रतिपादिक हो गया यहाँ। इसके बाद देखते हैं अगला जो सूत्र है बच्चों, इसमें कह रहे सनपुंसकम। देखिए अब वह द्विगु, समाहार वाला जो द्विगु है, क्योंकि द्विगु के और भी भेद होते हैं बच्चों, इनमें से समाहार एक है, तो कह रहे हैं समाहार वाला जो द्विगु है वह एक वचन में होगा। अब वह एक वचन में होगा यह है तो यहाँ बता दिया, लेकिन किस लिंग में होगा उसके लिए बच्चों यह सूत्र है सनपुंसकम। समाहार वाला द्विगु कौन से में होगा? नपुंसकलिंग में। साथ ही देखिए द्विगु के साथ क्या कह रहे हैं? द्वंद्वश्च, समाहारे द्विगु द्वंद्वश्च। समाहार अर्थ वाला द्विगु, द्वंद्वश्च और द्वंद नपुंसकम स्यात्, नपुंसकलिंग में ही होते हैं। अब बच्चों देखिए द्विगु जो है कौन सा? समाहार द्विगु। द्वंद कैसा? समाहार। द्वंद के भी भेद होते हैं जिनमें से एक क्या है? समाहार है। तो समाहार द्विगु और समाहार वाला एक कौन सा? द्वंद समास से दोनों किस में हो गए? नपुंसकलिंग में हो गए। उदाहरण क्या दे रहे हैं यहाँ? पंचगवम। अब ये देखिए समाहार का जो हमने तीसरा जो उदाहरण करना था बच्चों, वह ये देखिए पंचगवम, ये उदाहरण तीसरा है। पंचानाम गवानाम समाहार है, इसका ये अर्थ। अब इसको भी यहाँ देखिए सिद्ध करते, पंचानाम गवाम समाहार है। गवा नाम नहीं बच्चे, गवा है, गवाम है, गऊ। इसका क्या अर्थ है? 5 गायों का समूह। पंचानाम गवाम समाहार है। अब इसको देखिए सिद्ध करते हैं बच्चों पंचगवम को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका कौन सा विग्रह लिखना है बच्चों? अलौकिक विग्रह। इसमें क्या बन जाएगा इसका? पंचन आम गो आम, यह है बच्चों इसका। क्योंकि देखिए दूसरा जो विग्रह है लौकिक विग्रह तो यहाँ लिखा ही हुआ है पंचानाम गवाम समाहार, लौकिक विग्रह। यहाँ देखिए इसका पंचन के साथ आम और गो के साथ आम, इसमें दोनों में विभक्तियां एक जैसी हैं, समान अधिकरण है। समान अधिकरण वाला कौन सा होता है? कर्मधारय। लेकिन पहला पद यदि क्या संख्यावाचक हो तो कौन सा हो गया? द्विगु। अब यहाँ देखिए समूह अर्थ है,
ये कह रहा है समाहार वाला द्विगु हो, तो नपुंसकलिंग में होगा। यह समाहार है, पंचन आम गो आम, क्या है इसमें 5 गायों का समूह है। इसका क्या अर्थ है बच्चों, 5 गायों का समूह। क्या है यहाँ, 5 गायों का समूह इसमें। अब आप देखिए इसमें 5 गायों का समूह, अर्थ तो आ रहा है बच्चों समूह, या समाहार अर्थ वाला द्विगु है। संख्या क्या है पहले, ये क्या संख्यावाचक है, ये क्या है संख्यावाचक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे संख्यावाचक पद भी आ गया, द्विगु का पूर्व पद संख्यावाचक हो गया। अगर ये संख्या नहीं होती तो क्या होता है, ये कर्मधारय होता है बच्चों, द्विगु नहीं होता। अब यहाँ देखिए समाहार वाला द्विगु, अब इसमें एक तो यह कंडीशन इसकी पूरी होगी, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कर्मधारय का यदि पहला पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास होता है। दूसरा यहाँ पे क्या समूह है, अर्थ कौन सा है समाहार, तो समाहार वाला द्विगु है। तो इसका जो पद बनेगा, जैसे पंचगवम जो बना है बच्चों, किसमें नपुंसकलिंग में है, पुल्लिंग में नहीं होगा, स्त्रीलिंग में नहीं होगा, किसमें होगा पंचगवम नपुंसकलिंग में। इसलिए इसमें देखिए प्रातिपदिक बनने के बाद में जो प्रत्यय लगाया जाएगा, सु इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे, तो उनमें से क्या हो जाएगा, सु को अंत में जाकर के अम आदेश होगा बच्चे, विसर्गे नहीं होंगे। विसर्गे कहाँ होती है, पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग का हम एक वचन में जब सु प्रत्यय लगाते हैं तो वो अंत में जाकर के क्या है, ऋतु आदेश होकर के और उसको विसर्गे हो जाती है। लेकिन जब नपुंसकलिंग का हम सु यहाँ लगाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा अंत में, आप जानते हैं, तो उसमें अम आदेश होता है, अन्यथा वो क्या है अमादेश हो जाता है। इसकी पहचान भी यही है, देखिए नपुंसकलिंग की, या फिर उसमें जो है क्या है अम नहीं लगता तो वहां पर वो पद ऐसा ही रह जाता है। दो ही होते हैं बच्चों इसमें, क्योंकि अगर अंतिम जो पद है वो मैं आपको इसमें जब ये उदाहरण आपको स्पष्ट करूंगी, जब इसको सिद्ध करूंगी बच्चों, उसमें बताऊंगी आपको अंत में। उससे पहले आप देखिए इसको देख लेते हैं, या आगे क्या है इसमें संख्यावाचक, ये पद हो गया पंचन आम और गो और आम। अब इसका समास होगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ इसमें देखिए किस सूत्र से बच्चों इसमें समास हुआ है, सूत्र वही चल रहा है, तद्धित अर्थोत्तर पर समाहार सूत्र से होगा। सूत्र मैं लिख देती हूँ, तद्धिता अर्थो उत्तर पद समाहारे, ये सूत्र था। इस सूत्र से यहाँ समास हो गया। समास होने के बाद में आप जानते हैं इनका लोप किससे होगा, सुपधातु प्रातिपदिक्यों से। इस सूत्र से इनका लोप होकर के बच्चों क्या बच गया, पंचन और गो, यह बच गया। अब पंचन और गो के बाद में आप इसमें क्या करेंगे, न का लोप करेंगे। न का लोप आप किससे करेंगे बच्चों, यहाँ न लोप आप प्रातिपदिकांत से, ये सूत्र आप जानते हैं, न लोप है प्रातिपदिकांत से, इसमें न का लोप होकर के क्या बचेगा, पंच और गो। अब इसमें बच गया बच्चों पंच और गो, न लोप से इसका लोप कर दिया। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ किस प्रत्यय का विधान होगा बच्चों, यहाँ पर टच प्रत्यय आएगा। टच प्रत्यय किससे आएगा, ये आप जानते हैं, पूर्व अत्यधिक लुकी, इससे पीछे का जो सूत्र हमने किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय आ जाएगा। सूत्र क्या था, गौ अत्यधिक, इससे इसमें टच प्रत्यय जाएगा। क्यों आएगा बच्चों इस सूत्र से, यहाँ पे क्यों ये सूत्र लिया है, अंतिम पद क्या है इसका, गो है, और आगे जो है कोई इसमें है गो अतद्धित, कोई आगे तद्धित प्रत्यय ना हो, तो यहाँ नहीं है, तो गो है, इसलिए यहाँ पर किस प्रत्यय का विधान होगा बच्चों, टच का। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ देखिए टच प्रत्यय आ गया। अब टच का क्या शेष बचता है, ये भी आप जानते हैं, क्या शेष बचेगा बच्चों इसमें, अ कैसे शेष बचेगा इसमें, ये जो च है बच्चों इसके हलियंतम से संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, और ये जो ट है इसके चूटू से इत संज्ञा तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों इसमें, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, पंच गो और साथ में क्या है ये टच प्रत्यय का जो बचे, ये बच गया बच्चों इसमें। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, जो इससे पहले हमने किया था, एचो अयव अयव है। जो सूत्र हमने इससे पहले लगाए बच्चों वही लगेंगे सूत्र इसमें सारे। इससे क्या होगा, एक ग इसको अलग कर लेते हैं, और इसमें से जो है ओ को अलग करके, ओ को क्या हो जाएगा बच्चों, अवादेश। और आप दूसरा सूत्र कौन सा लगा सकते हैं, सफोटाइन ऋषि के मत में, वह भी बताया था मैंने आपको, अमम सफोटाइनस है। इस सूत्र से, इन दोनों में से आप किसी भी सूत्र से करेंगे तो उसमें होगा क्या बच्चों, आएगा क्या उसमें, ओ को अवादेशी होगा। दोनों में से आप कोई भी सूत्र जो है प्रयुक्त कर सकते हैं। ये सफोटाइन ऋषि के मत में है और ये अन्य किसी ऋषि के मत में है,
तो आदेश तो वही होगा इसमें, अव आदेश। अभी देखिए बन गया पंच, और यह जब इस ग में ओ के स्थान पर अव हो गया बच्चों यहाँ पर, तो इस ग में जब अव जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा, गव। तो पंच, गव और ए। अब इस ए में ये जोड़ दीजिए बच्चों, ये आधा है तो पूरा हो जाएगा, बन जाएगा क्या, पंच और गव, पंचगव बन जाएगा। अब देखिए क्या ऊपर यही पद था। अब देखिए पंचगवम है, पंचगव हमने बना लिया है। अब ये पंचगव प्रातिपदिक हो गया। अब ये देखिए इसको एक साथ कर देते हैं। पंचगव के साथ अब क्या करेंगे, सु इत्यादि विभक्तियां लगाएंगे बच्चों। और आप जानते हैं किसमें जाएगा, ये नपुंसकलिंग में। समाहार वाला द्विगु है, नपुंसकलिंग में जाएगा प्रत्यय, नपुंसकलिंग वाला ही लगाएंगे इसमें। इसके साथ हमने सु लगाया, कौन सा, नपुंसकलिंग वाला। तो सु लगाने के पश्चात आप क्या है बच्चों, इसको अतो अम से सु को क्या आदेश हो जाएगा, अम। सुओजस, ये सूत्र से इसमें सु लग गया। अब इस सु को बच्चों अम आदेश होगा, किस सूत्र से हुआ है, अतो अम से। इसका क्या अर्थ है बच्चों, यह चीज मैं आपको पहले बताना चाह रही थी, जो आप कह रहे थे कि इसमें, कि यहाँ ये अ जो है, कि ये सु को अम आदेश कहां पर होता है, यह जो मैं आपको बता रही थी बच्चों, उसका कारण क्या है, ये देखिए अ। यदि ये जो पद है, जो प्रातिपदिक है बच्चों, इसका अंतिम पद आप देखिए, यदि वह अकारांत है, तो देखिए लिखा अतो अम, अ ए है, तो उसको क्या हो जाता है, फिर वहां पर जो सु प्रत्यय होता है उसको अम आदेश हो जाता है। यहाँ ये क्या है बच्चों, अंत में क्या है, अकारांत है, यह पद अकारांत है, तो इसके साथ जो सु प्रत्यय, नपुंसकलिंग वाला सु प्रत्यय लगाया, उसको क्या आदेश हो जाएगा, अम। यदि यहाँ ये इकारांत होता, तो इकारांत ही रहता बच्चों, फिर यह सु को अम आदेश नहीं होता, इस सु का ही लोप हो जाता। जैसे कि आप देखिए अतिहरि, इतिहरि, जो इकारांत के जितने भी हैं, इकारांत के जो पद हैं, जिनका अंतिम जो वर्ण क्या ई है, इकारांत है, अर्थात अ के स्थान पर अ को छोड़ करके कोई अन्य वर्ण आता है, तो वहां पर सु को अम आदेश नहीं होता। ये कहाँ होता है, अतो अम, जहां पर अकारांत होगा वहीं पर ही सु को अम आदेश होगा। इस सूत्र से इसमें अम आदेश हुआ। अब देखिए पंचगव और अम है। अब देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो कौन सा ए इसमें रखा जाएगा, सूत्र कौन सा आ जाएगा, अमी पूर्व है। अमी पूर्व से क्या होता है बच्चों, इसमें पूर्व रूप आ जाता है। इस अम को क्या है, इसमें ये ए है और यहाँ ये ए है। अब दोनों में से कौन सा ए रहेगा, पूर्व वाला, पूर्व वाला ए ये है, तो इस ए का लोप हो जाएगा और यहाँ पर ये पद क्या बन जाएगा, पंच गव। किस सूत्र से हुआ, अमी पूर्व से। अब ये नपुंसकलिंग में बन गया, क्योंकि समाहार वाला द्विगु है, तो किसमें हो गया, पंचगव। समाहार वाले द्विगु के अतिरिक्त जो और द्विगु हैं बच्चों, द्विगु के भी भेद होते हैं, तो उसमें से समाहार को छोड़ करके बाकी के रूप जो है वो सब में चलेंगे, सब में हो सकते हैं, लेकिन इसका जो है वह किसमें होगा, केवल नपुंसकलिंग, एक वचन में होगा, नपुंसकलिंग में होगा। तो ये जो है इस प्रकार से पंचगवम इसमें सिद्ध हो जाएगा। पंचगवम इसमें बन गया बच्चों। इसमें क्या है, यही जो नियम है किसमें भी लगेगा, द्वंद्व समास में भी जो आएगा, ये दोनों पर ही लागू होता है। तो हमने कहाँ तक सिद्ध कर लिया, आज ये सूत्र हमने सनपुंसकम का यह पद बच्चों में सिद्ध करके आपको दिखा दिया है। इससे आगे का सूत्र बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।